हैं, आपकी स्क्रीन पे है। तो हम ये देखेंगे कि ये पांचों मेथड्स क्या है। ये हम देखेंगे कि पांचों मेथड्स क्या है, इनमें क्या-क्या चीज़ें हैं, उन पे हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, मुख्तसर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना ये इम्पोर्टेंट है कि जिस सिचुएशन में हम लोग हों, जिन तलबा के सामने हम हों, उन तलबा को मद्देनज़र रखते हुए, उन स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते घुमाने से हुए, पहले कैसा लिखा, उस घुमाने के सिचुएशन बाद को कैसा लिखेगा, फेंका मद्देनज़र भी। रखते हुए हम लोगों ने तरीक़ेकार इख्तियार करना होगा। ये नहीं है कि कोई उस्ताद अपने आप को कैद करके रखे, नहीं, मुझे ये वाला मेथड इस्तेमाल करना है, मुझे मेथड नंबर 2 इस्तेमाल करना है, मेथड नंबर 3, 4, 5, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक उस्ताद को जानना चाहिए, ये बात उसके ज़हन में होनी चाहिए कि ही इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द क्लास। वो क्लास का लीडर है, वो जानता है क्लास की सिचुएशन क्या है, और वो ये जानता है कि उसके तलबा को कैसे पढ़ाना है। उस्ताद से बढ़कर कोई नहीं जानता है। यहाँ पे इस बात की थोड़ी बहुत वज़ाहत मैं करना चाहूँगा। जो लोग मिसाल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हमारे यहाँ है, या इसी तरह हायर एजुकेशन है, डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो लोग होते हैं ना, वो एक्सपर्ट्स होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक्सपर्ट्स ये तय करते हैं कि किस तरह पढ़ाना चाहिए, या जो हमारे यहाँ डाइट वगैरह होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो लोग ये बताते हैं कि हमें कौन-कौन से तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए, किस तरह तालिब इल्म को समझाना चाहिए। लेकिन ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो तालिब इल्म आपकी क्लास में है, आपके सामने है, वो तालिब इल्म उस टीचर के सामने नहीं है, जो टीचर आपको गाइडलाइन दे रहा है कि कैसे-कैसे पढ़ाना है। उनका स्टूडेंट और आपका स्टूडेंट मुख्तलिफ है, और दुनिया में कोई भी 2 स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं। हर स्टूडेंट अलग-अलग टाइप का है, अलग-अलग सलाहियत रखता है, अलग-अलग उनके पास कुदरात होती है। तो कोई भी 2 स्टूडेंट्स के लिए एक ही तरीक़ेकार या एक ही तर्ज़ तदरीस सूट नहीं होता है। अब जो वो माहिरीन होते हैं, जो वो एक्सपर्ट होते हैं, वो एक जनरल आइडिया पेश करते हैं कि अगर स्टूडेंट्स इस तरह के होंगे तो इस तरह पढ़ाओ, अगर तलबा ऐसे होंगे तो वैसे पढ़ाओ। हम भी जब बताएँगे तो आपको यही बताएँगे कि हमें ये करना चाहिए। मिसाल हम आपको बता देते हैं, हम आम तौर पर प्रेफ़र करते हैं कि हम अत-तरीक़ा अल-मुबाशरा इस्तेमाल करें, लेकिन मैं खुद कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं कर पाया। कर कर लिया इस्तेमाल मैंने बहुत दफ़ा, लेकिन फिर तलबा की तरफ से शिकायत। तरीका मुबाशरा आपके ज़हन में है, ये होगा कि एक डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड मीन्स अगर आप अरबी ज़बान पढ़ा रहे हैं, तो अरबी ज़बान के ही ज़रिए पढ़ाओ। इंग्लिश इस्तेमाल नहीं, उर्दू इसमें इस्तेमाल नहीं, कश्मीरी इसमें इस्तेमाल नहीं, नहीं। जो भी लैंग्वेज आप पढ़ा रहे हैं, उसी लैंग्वेज में पढ़ाओ। कोई दूसरी लैंग्वेज आप इस्तेमाल ना करो। ठीक है? तो ये तरीका मुबाशरा है, डायरेक्ट मेथड जिसको हम कहते हैं। तो मैंने भी इसको इस्तेमाल किया है, और एमएसबी मुस्लिम स्टूडेंट्स बोर्ड जो नवगाम श्रीनगर में है, वहाँ पर लैंग्वेज पढ़ाने के लिए पहले यही तरीका इस्तेमाल किया जाता था, तरीक़ा अल मुबाशरा, डायरेक्ट मेथड। हम वहाँ पे अरबी ज़बान में ही पढ़ाते थे। मैंने खुद वहाँ पे उस वक़्त पढ़ा जब वहाँ पे किसी दूसरी ज़बान का एक लफ़्ज़ इस्तेमाल करने पे ₹25 जुर्माना होता था। 2008 की बात है, 2008, 9, 10 की बात। तो जब हमें वहाँ पे पढ़ाया जाता था, अगर तालिब इल्म ने गलती से कश्मीरी वर्ड इस्तेमाल किया, उर्दू वर्ड इस्तेमाल किया, तो उसपे गर्रामा लगता था, जुर्माना लगता था ₹25 का। तब ₹25 बहुत मायने रखते थे, तब स्टूडेंट थे, और किराए का पैसा कहीं उधर-इधर से जोड़ लेते थे। तो कहने की बात ये है कि तरीका मुबाशरा पे वहाँ पे जो है फ़ोकस होता था। लेकिन फिर बाद में उनको भी ये समझ में आया, फिर हम भी वहाँ पे बहैसियत उस्ताद काम कर रहे हैं एक मुद्दत से, तो ये समझ में आया कि तलबा को इस तरह से कैद करना ये कोई सही बात नहीं है।
अगर कोई बंदा नहीं समझ पा रहा है, तो उस वक़्त हम क्या दूसरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये बात वहाँ पे ये बात को इस बात को देखा गया, इस पे बहस की गई, इस पे जो है ना गौर-व-फ़िक्र किया गया। फिर ये कहा गया कि जहाँ-जहाँ पे ज़रूरत हो, वहाँ-वहाँ पे गैर अरबी अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, गैर अरबी ज़बान का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर जो वहाँ पे मुबाशरा इस्तेमाल किया जाता था, डायरेक्ट मेथड, उसमें जो है अब तरीक़ा मुबाशरा ही इस्तेमाल किया जाता है किसी हद तक, लेकिन साथ-साथ में जो है कहीं-कहीं पे ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है तो ट्रांसलेशन किया जाता है, या ख़ास तौर पे कवायद को समझाने के लिए अगर दीगर ज़बानों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी को समझाने के लिए इंग्लिश में ये बोलना पड़ता है कि ये ट्रांज़िटिव है, ये इंट्रांज़िटिव है, या इसी तरह मारूफ़ और मजहूल को समझाने के लिए ये एक्टिव है, ये पैसिव है। तो उस तरह से जो तलबा होते हैं, जो दुनियावी तालीम जिन लोगों ने पढ़ी होती है, अंग्रेज़ी ज़बान जिन्होंने सीखी होती है, उनको सीखने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो अला कुल्ली हाल हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी जो टीचिंग मेथड है वो फिक्स्ड नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये वाला मेथड जो है आप इस्तेमाल करें, ये सही है। हम ये कहेंगे आपको कि किस मेथड में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या ड्रॉबैक्स है, और कौन-सा मेथड ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। लेकिन अल्टीमेटली जो टीचर है, उसके सामने जो चंद स्टूडेंट्स होंगे, उनको देख के टीचर ही फैसला लेगा कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। किस तरह से मैंने अपने तलबा में वो 4 बेसिक स्किल्स डेवलप करनी है, ये एक उस्ताद ही सिचुएशन और तलबा को देख के अपना टीचिंग मेथड चूज़ करेगा, और जिस अंदाज़ से उसे हो सके, उस अंदाज़ से वो उन बच्चों में वो 4 बुनियादी महारतें पैदा करने की कोशिश करेगा। अला कुल्ली हाल, ये 5 मेथड्स जो राइज हैं अरबी ज़बान की तदरीस के लिए, पहला तरीका है तरीक़तुल क़वाइद व तर्जमा। जिस तरह से ये नाम से ही ज़ाहिर है कि क़वाइद का मतलब है ग्रामर, और तर्जमा का मतलब है ट्रांसलेशन। तरीक़ा का मतलब है मेथड। तो ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड, इसको हम तरीक़ा तक़लीदिया भी कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। ये पहले यही इस्तेमाल होता था। पहले यही इस्तेमाल होता था कि हम तलबा को ग्रामर सिखाते थे, ट्रांसलेशन कराते थे और कहते थे हो गया। लेकिन फिर बाद में जो है इसमें डेवलपमेंट हुई और कहा गया कि यार जो बुनियादी हमारे 4 स्किल्स हैं वो तो डेवलप हो ही नहीं है। बच्चा ग्रामर जानता है लेकिन बोल नहीं पाता है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर इसमें जो है डेवलपमेंट की गई है। तो इसमें जब हम ग्रामर और कवायद मेथड इस्तेमाल करते थे, तो हम तलबा को आम तौर पर टेक्स्ट पढ़ने के लिए कहते थे कि आप ये टेक्स्ट पढ़ें, हम देखेंगे कि आपने फ़ाइल को रफ़ा दी, मफ़ूल को नस्ब दी या नहीं दी। हर्फ़ जर आने के बाद जो इसम आया कि आपने उसको मजरूर रखा कि नहीं। तो इसमें हम क़िरा कराते थे, और उसमें हम ग्रामेटिकल रूल्स जो होते हैं, उन पे फ़ोकस करते थे, उनको जो है मद्देनज़र रखते हुए देखते थे कि क्या ये तालिब इल्म सही तरीके से ग्रामर कवायद को ज़हन में रखते हुए पढ़ पाता है या नहीं। इसी तरह इसमें एक चीज़ जो है ना बहुत अहम थी, वो ये थी कि हम तलबा को तो पढ़ने के लिए कहते थे, लेकिन सही तलफ़ुज़ पे हम फिर भी ध्यान नहीं देते थे। बस ये देखते थे कि मरफ़ू को इसने रफ़ा दी, मंसूब को नस्ब दी कि नहीं दी, मजरूर को जर दी कि नहीं। ये ग्रामर पे हम फ़ोकस करते, और अच्छा इसके ट्रांसलेशन बताइए, इसका मतलब क्या है? वो हम पूछते थे, लेकिन जो करेक्ट प्रोनंसिएशन होती थी, तलफ़ुज़ जो होता था, उस पे हम ध्यान नहीं देते थे। और इसमें एक अहम बात ये है कि हम किसी और लैंग्वेज को बीच में लाते थे। हम मिसाल के तौर पर हम अरबी पढ़ा रहे हैं, तो बीच में उर्दू का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है
कि बंदा परेशान है, हम उर्दू पढ़ा रहे हैं कि अरबी पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम एक और लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे जिसको हम लुग़ा वसीता कहते हैं, लुग़ा वसीता यानी एक ऐसी ज़बान जो बीच में हम इस्तेमाल करते थे। हमारे यहाँ जो कश्मीर में राइज था, वो ये था कि यहाँ पे जब अरबी ज़बान पढ़ाई जाती थी ना पहले-पहल, दारुल उलूम की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे किताबें थी फ़ारसी में, उनमें लिखा था अरबी ज़बान का ग्रामर, ठीक है? बच्चों को पढ़ाया जाता था कश्मीरी में और एग्ज़ाम में लिखना होता था उर्दू में। पढ़ानी होती है अरबी, किताबें होती थी फ़ारसी में, समझाता था उस्ताद कश्मीरी में और एग्ज़ाम में लिखना होता था उर्दू में। अब बताओ कौन-सी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं आप? कश्मीरी, उर्दू, फ़ारसी, अरबी? ये एक बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक अब इससे छुटकारा हासिल हो चुका, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पे इस तरह की किताबें पढ़ाई जाती हैं। और इसमें आम तौर पर तलबा को नहीं हिफ़्ज़ करने के लिए कहा जाता है कि आप हिफ़्ज़ करें, ये कायदा, वो कायदा हिफ़्ज़ करें। मुज़ाफ़ इलैह की डेफ़िनिशन सुनाओ, डेफ़िनिशन सुनाते हैं वो तलबा, लेकिन फिर उसकी तत्बीक, उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना वो उनको नहीं आता था। नहव और सरफ़ पे इतना ज़्यादा तरकीज़, इतना ज़्यादा फ़ोकस कि लगता था शायद अरबी यही है। उसके बाद जब लोगों ने इस पे सोचा, कहा यार ग्रामर और तर्जमे पे इतना ज़्यादा फ़ोकस सही नहीं है और उन्होंने इसके रद्द में एक नया तरीका लाया। उन्होंने कहा ग्रामर और ट्रांसलेशन की कोई ज़रूरत नहीं, ग्रामर और ट्रांसलेशन की कोई ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने अ, अ-तरीक़ा अल-मुबाशरा लाया। अ-तरीक़ा अल-मुबाशरा डायरेक्ट मेथड, ये इसी के रद्द में आया, तरीक़तुल क़वाइद व तर्जमा के रद्द में। डायरेक्ट मेथड उन्होंने लाया। उन्होंने कहा कि अरबी ज़बान पढ़ानी है तो सिर्फ़ अरबी इस्तेमाल करो, उर्दू, कश्मीरी, फ़ारसी का इस्तेमाल ना करो। तो ये मेथड जो है ना काफ़ी हद तक चला और इसके अच्छे नताइज सामने आ गए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये रही कि जब हम अरबी में अरबी पढ़ाते हैं ना पूरा, अगर किसी तालिब इल्म को कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, तो उस्ताद को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, यार कैसे इसको समझाएँ? अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो समझानी आसान है, मिसाल अलबाब, मा माना बाब? तो हम कहते हैं हुआ मकान दुखूल वल खुरूज, मदखल अविल मखरज, वो जगह जहाँ से हम दाखिल हो जाते हैं, जहाँ से हम निकलते हैं, तो ये हम समझा पाते हैं। लेकिन कोई और वर्ड जब होता है, तलबा को समझाना तो बड़ा मुश्किल है। कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा अभी आसान है, जैसे हम कह दिए तुफ़ाहुन, मा माना तुफ़ाह? तुफ़ाहुन इसका मतलब क्या है? तो उस्ताद क्या करता था, वो साथ लाता था सेब, एप्पल साथ लेके आता था, हाज़िही तुफ़ाहा, हाज़िही तुफ़ाहतुन, हाँ, दिस इज़ एन एप्पल। तो ऐसा वो काम कर ले, लेकिन ऐसी चीज़ें, ऐसे अल्फाज जिनके लिए हमारे पास कोई ठोस चीज़ होती नहीं है, उनको समझाना बच्चों को मुश्किल होता था। तो ये जो दूसरा मेथड है तरीक़ा अल-मुबाशरा डायरेक्ट मेथड, इसमें ये प्रॉब्लम होती थी कि आसान से आसान लफ्ज़ जिसको अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सेकंडों में बच्चा समझ लेता है, लेकिन अगर ट्रांसलेशन नहीं करेंगे तो तालिब इल्म को बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। हत्ता कि कभी-कभार ऐसा भी होता था कि तालिब इल्म मुद्दत मदीद गुज़ारने के बाद भी उस लफ्ज़ को नहीं समझता है, जबकि वो उस्ताद से बार-बार वो लफ्ज़ सुनता है, बार-बार वो लफ्ज़ सुनता है, लेकिन वो नहीं समझ पाता है। अब इसमें जो है आम तौर पर ये होता था कि एक तालिब इल्म अपने उस्ताद का नक़ल उतारता था। उस्ताद जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता है, जो जुमले इस्तेमाल करता था, चाहे उसको मीनिंग समझ में आए या ना आए, वो उस्ताद की नकल उतार के वो जुमले याद कर लेता था, वही जुमले इस्तेमाल करता था। अब इसमें एक फ़ायदा ये था कि तालिब इल्म पहले ही दिन से अरबी बोलना शुरू करता है। तालिब इल्म पहले ही दिन से अरबी बोलना शुरू करता है, गर्चे उसको समझ में आ जाए या ना आ जाए, ये बात जो है इसमें थी।
اور اس میں جو یہ طالب علم جب عربی زبان سیکھتا ہے تو ایسے ہی سیکھتا ہے جیسے وہ اپنی مادری زبان سیکھتا ہے نا، بیئہ سے، انوائرمنٹ سے، جس طرح ایک بچہ اپنی مادری زبان سیکھتا اسی طرح یہ زبان بھی ایک بچہ ایک طالب علم سیکھتا تھا۔ اس میں ترجمے سے اجتناب کیا جاتا تھا، کوئی اور لینگویج استعمال اس میں نہیں کی جاتی تھی۔ عربی پڑھانی ہے تو عربی میں پوری عربی، اردو فارسی کسی بھی لینگویج کا اس میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ اس میں طالب علم کو یہ کہا جاتا تھا، مثال استاد جو جملے بولتا ہے نا، طالب علم کو وہی جملے یاد رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، سمپل سی بات ہے، آپ دیکھتے ہیں نا چھوٹے بچے عربی بولتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیف الحال، انا بخیر والحمد للہ، من این انت، انا من سری نگر، طیب طیب، الى اللقاء، مع السلامہ۔ اگر آپ ان چھوٹے طالب علموں کو یہ بتائیں گے الى اللقاء کا مطلب کیا ہے، وہ نہیں بتا پائیں گے آپ کو، ان کو نہیں پتا ہے۔ مع السلامہ کا مطلب کیا ہے ان کو نہیں پتا ہے، لیکن وہ اتنا استعمال کرتے ہیں نا کہ آپ بھی پریشان ہیں، یار ایشی عربی بول لیتے ہیں یہ لوگ، کہاں سیکھا ہے؟ ہاں، الالبانی اسلامک اسکول میں سیکھا ہے۔ کہاں سیکھا ہے؟ ریڈنٹ پبلک اسکول میں سیکھا ہے۔ ماشاءاللہ عربی بول لیتے ہیں، لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا کرتا ہے ایک طالب علم، وہ یاد کر لیتا ہے نا، سنا، یاد کیا، وہی بولا، پھر چاہے اس کو خود سمجھ میں آ جائے یا نہ آ جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک طالب علم زیادہ تر حفظ کر لیتا تھا، رٹا مار کے وہی جملے دہراتا تھا، اور یہ عربی زبان یا کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے بنیادی اعتبار سے جب ہم سٹارٹنگ میں ہوتے ہیں تو اس میں یہ چیز بہت کام آتی ہے۔ تو اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو طلبہ ہوتے ہیں ان کو سینٹینس پیٹرن سکھائیں گے، سینٹینس پیٹرنز پہ جو ہیں ان کو پھر اور سینٹینس جو ہیں بنانے کی مشق کرائیں گے، تاکہ وہ طالب علم ان پیٹرنز کو فالو کرتے ہوئے عربی زبان بولنے کے قادر ہو جائے۔ اب یہ جو بندہ ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے سیکھتا ہے نا، یعنی عربی زبان جب اس کو عربی زبان میں پڑھائی جاتی ہیں، جو اس طرح لینگویج سیکھتا ہے نا، یہ فٹافٹ عربی بول لیتا ہے، برعکس اس کے جو طریقہ القواعد و ترجمہ استعمال کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے نا آج بھی جو لوگ دارالعلوم سے فارغ ہوتے ہیں نا، ان کو گرامر آتی ہے اچھے سے، ماشاءاللہ، علم صرف، علم نحو بہت اچھے سے، لیکن وہ بولنے میں کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ان کے برعکس طریقہ مباشرہ ڈائریکٹ میتھڈ والا جو ہوتا ہے نا، وہ فٹافٹ بول لیتا ہے، گرچہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، گرچہ اس کو گرامر معلوم ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ فٹافٹ عربی بول لیتا ہے بنا کسی ڈر کے، ٹھیک ہے۔ چونکہ جو طریقہ مباشرہ ہوتا ہے نا، اس میں گرامر پہ فوکس نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اس میں گرامر پڑھایا جاتا ہے بہت بعد میں، پہلے صرف بولو، سنو، یاد کرو، بولو، سنو، یاد کرو اور بولو۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں، تو اس میں طالب علم کو جو زبان پڑھائی جاتی ہے عربی، اسی میں سوچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اب اسی زبان میں سوچو، اسی زبان میں پڑھو، اسی زبان میں لکھو اور یہی زبان بولو، اس پہ جو ہے فوکس کیا جاتا ہے۔ اور جتنا طالب علم اچھے سے بولے گا یہ لینگویج، اتنا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو مہارت حاصل ہے، گرچہ میں نے کہا ابھی بھی اگر اس کو گرامر کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ ہو، لیکن وہ بول لیتا ھذا قلم محمد، ھذا کتاب محمد، پھر اس کو پتا ہو کہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یا نہ پتا ہو، یہاں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اعلیٰ کل حال، لیکن اس میں نے کہا ہے کہ کہیں کہیں پہ کوئی جملہ ایسا ہوتا ہے یا کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جو طالب علم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور استاد کو اس کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ ایک طالب علم اس کو نہ سمجھ سکے۔ یہ جو میتھڈ ہے ڈائریکٹ میتھڈ، اس میں ایک چیز ہے، جب ہم یہ استعمال کرتے ہیں نا تو اس میں طلباء کی تعداد کم ہونی چاہیے۔ اگر اس میں طلباء کی تعداد زیادہ ہو تو پھر پرابلم ہو جاتے ہیں، پھر یہ ڈائریکٹ میتھڈ پہ اتنی پریکٹس نہیں ہو پاتی ہیں۔ باقی جو ہے یہ الحمدللہ طریقۃ القواعد و ترجمہ سے بہت اچھا ہے۔
अब इसके बाद जो तीसरा मेथड है अतरीका अस्समइया अशफहिया। तरीका समइया, समउन कहते हैं सुनने को, और शफा जो है शफातुन बोलते हैं होंठ को। समउन कान के लिए भी इस्तेमाल होता है और शफातुन होंठों के लिए। तो समउन का मतलब क्या है? सुनना। शफातुन का मतलब है बोलना। यानी ये एक ऐसा मेथड है जिस मेथड में सुनने और बोलने की प्रैक्टिस कराई जाती है। इसमें ऐसे अदवात, ऐसे टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिन टूल्स के ज़रिए एक तालिब इल्म सुनता है और फिर बोलता है। ये चूँकि अब आजकल इसके बदले अगर हम इस्तेमाल करेंगे तरीक़ा या अल-आलात अस्सौतिया वल मुर्इया। आज के दौर में जो पहला दौर था उसमें हम वीडियो इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज के दौर में हम वीडियो इस्तेमाल करते हैं ना। तो आजकल हम कह सकते हैं अल-आलात अस्सौतिया वल मुर्इया, यानी ऑडियो विजुअल एड्स जिसमें इस्तेमाल किए जाएँ। हम स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह हम ऑडियो डीवीडीज़ वगैरह इस्तेमाल जिस तरह करते थे, आजकल हम पेन ड्राइव वगैरह का अगर हम इस्तेमाल करेंगे और फिर स्क्रीन पे हम ऑडियो भी चला सकते हैं, वीडियो भी चला सकते हैं। अगर हम इस तरह से तलबा की प्रैक्टिस कराएँगे, तो फिर कहते हैं कि तलबा में अरबी लैंग्वेज जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगी। तो आम तौर पर ये यही है कि ये ज़्यादातर फ़ोकस करते हैं कि हम इन जो नई टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल करते हुए तलबा में लैंग्वेज डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ये लोग ज़्यादातर वही जिस तरह हमने कहा ना सेंटेंस पैटर्न हम सिखाएँगे, उसी तरह ये भी सेंटेंस पैटर्न सिखाने पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और ये कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा इशारा मत करो। वही बात ना, मिसाल हम कहे, मैंने कहा हाज़ा कलामु हामिदिन, ये कहते हैं कि इनको मत बताओ ये मुज़ाफ़ है, ये मुज़ाफ़ इलैह है, या इसका तर्जमा ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आगे बढ़ते जाओ, तालिब इल्म खुद सीखेगा। सिर्फ़ सेंटेंस पैटर्न अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएँगे, समझाएँगे, तो ये तालिब इल्म इंशाअल्लाह ताला अरबी ज़बान बोलने के कादिर हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है, इस मेथड में, चूँकि मैंने कहा इसमें ज़्यादातर यही दिखाते हैं, यही ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हुए। तो ये जो हमने कहा ना 4 ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं, 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज हैं। हमने कहा बोलना भी है, सुनना भी है, लेकिन पढ़ना और लिखना भी है ना। लेकिन ये पढ़ने और लिखने पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते, बल्कि हम कहेंगे ये उसको छोड़ ही देते हैं। ये कहते हैं असल जो लैंग्वेज है वो बोलना और सुनना है। लिखना और पढ़ना ये बाद की चीज़ें हैं। तो लेकिन ये बिल्कुल ना लिखने और पढ़ने पे ज़्यादा बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं करते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें। ये सिर्फ़ ज़्यादा बोलने और सुनने पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। और साउथ यानी आवाज़ों पे ये फ़ोकस करता है। मिसाल सौद, सौद ये अच्छी तरीके से सिखाएँगे कि इसको कैसे पढ़ना है। लेकिन बस ना ये पढ़ने और लिखने पे मिसाल रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते हैं। और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स का, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हद से भी ज़्यादा। है ना? जहाँ पे इस्तेमाल भी नहीं करना होता है, फिर वो टीचर्स जो ये मेथड इस्तेमाल करते हैं ना, वहाँ भी, और खुद भी फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। खुद मिसाल प्रैक्टिस करानी है बच्चों को, एक उस्ताद खुद भी प्रैक्टिस करा सकता है ना बच्चों से, लेकिन वो कहता है नहीं, अगर ऑडियो विजुअल एड जो होगा ना, अगर वो किसी दिन खराब होता है, तो इस तरह के जो असातिज़ा होते हैं ना, वो फिर ज़्यादा खुद भी नहीं कर पाते हैं। इंसान बन जाता है गुलाम फिर इस तरह की चीज़ों का। तो अला कुल्ली हाल, तो ये है हमारा कौन-सा अतरीक़ा अस्समइया अश-शफ़हिया। इसी तरह एक और मेथड है अतरीक़ा अतवासुलिया अल-इत्तिसालिया। तो ये क्या है? तवासुल और इत्तिसाल का मतलब है कॉन्टैक्ट करना। ये जो मेथड है तरीक़ा तवासुली अल इत्तिसालिया, इनका मकसद है कि हम एक तालिब इल्म को उसके अहले लुगत से कॉन्टैक्ट कराने के काबिल बनाएँगे।
ये जो तरीका है, इसका मकसद ये है कि ये तालिब इल्म इस काबिल होना चाहिए कि ये अहले लुगत के साथ कांटेक्ट कर सके, यानी ये भी मान लो एक तरह से बातचीत करने के काबिल हो जाए। ये जो मेथड है, ये इस चीज़ पे इसकी इसकी तरफ नहीं देखती है कि जो लैंग्वेज है इसमें तराकीब होती है या अपना एक पैटर्न होता है। ये उन चीज़ों की तरफ नहीं देखती। ये सिर्फ कहते हैं कि ही शुड बी एबल टू टॉक विथ नेटिव स्पीकर्स ऑफ दैट वेरी लैंग्वेज। बस उसके काबिल होना चाहिए, कैसे भी करके ये बात करे, बात ख़त्म। जो इसके जहन में है, हम कह सकते हैं इसको अल-लुग़ा अल-वज़ीफ़िया। अब इंग्लिश वाले इसको क्या कह सकते हैं, फंक्शनल लैंग्वेज आप कहें, मिसाल जो मार्केट में लैंग्वेज चलती है, किस तरह से वो लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, उस चीज़ पे ये फोकस करते हैं। ठीक है, ये उस चीज़ को फोकस करते हैं। मिसाल आप मिसाल अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, होता ना कोई नर्स वगैरह, फिर जॉब करने के लिए अरब कंट्रीज में जाता है, तो उसको ग्रामर की तरफ क्या करना, उसको पढ़ने की तरफ क्या करना, कुछ नहीं, लिखना नहीं। वो सिर्फ वो चीज़ें सीखता है जो उसको हॉस्पिटल में ज़रूरत है। तबीब, सरीर, हुक्ना, दवा, मरीज़, फिर बतन, जो ना उसको ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उन पे वो फ़ोकस करता है। वो चीज़ें वो सीखता है, मख़सूस टर्मिनोलॉजी वो सीखता है और फिर अपना काम कर निकालता है। इसी तरह कोई अगर आप में से एयरपोर्ट में काम करता होगा, सऊदी में या कहीं कतर में, कुवैत में, तो वो सिर्फ़ एयरपोर्ट के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो उसको उसको दरकार है, वो चीज़ें सीख लेता है और बात ख़त्म। उसको और ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ़ वो चारों महारतों का ख़्याल नहीं रखता है। बस एक ख़ास उसका जो शोबा होता है, उस शोबे के तहत वो चीज़ें सीख लेता है और अपना काम निकालता है। तो इसमें आप देखते हैं, चूँकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं रह जाती हैं। हाँ, उस बंदे का अपना मकसद हासिल हो जाता है, लेकिन आम तौर पर जो लैंग्वेज की अपनी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हासिल नहीं होती हैं। आखिर में जो है वो है अतरीक़ा अल-इंतिक़ाइया, और इसी पे हम इक्तिफ़ा करेंगे। बस 2 मिनट या 3 मिनट में आपसे ले लूँगा। अतरीक़ा अल-इंतिक़ाइया, ये मान लीजिए ये है एक चुनिंदा मेथड, एक ऐसा मेथड जिसमें गुज़िश्ता चारों मेथडों की अच्छाइयों को जमा करके एक नया मेथड का नाम दिया गया है अतरीक़ा अल-इंतिक़ाइया। ये तरीक़ा इंतिक़ाइया जो है, ये बतौर रद्द ज़ाहिर हुआ है। जो ट्रेडिशनल मेथड था, ग्रामर और ट्रांसलेशन का मेथड, उसके रद्द में, या इसी तरह डायरेक्ट मेथड में जो कोताहियाँ थी उसके रद्द में, इसी तरह तरीक़ा असमईया शफ़हिया जो है उसके रद्द में, इसी तरह तवासुलिया वल इत्तिसालिया, इस इनमें जो खामियां थी उनके रद्द में ये एक नया मेथड सामने आया है। और इन में जो खामियां थी उनको दूर करने की कोशिश, और इनमें जो अच्छाइयाँ थी तीनों मेथडों में या चारों मेथडों में, उनमें जो अच्छाइयाँ हैं उनको जमा करके एक नया मेथड लाया गया तरीक़ा अल इंतिकाइया। और यही मेथड वो है जो आजकल चलता है और जिसको चलाने की कोशिश की जा रही है। वो ये कि यार, जहाँ आपको कवायद पढ़ाने की ज़रूरत है, वहाँ आप कवायद का जो है सिखाइए। तर्जमा सिखाना है तो तर्जमा सिखाइए। जब आपको दीगर चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। कुल मिलाकर बात ये है कि जहाँ जिस सिचुएशन में आपको वो मेथड अच्छा लगे तो वो मेथड इस्तेमाल करो। दूसरी जगह पे दूसरे स्टूडेंट्स के लिए आपको दूसरा मेथड अच्छा लगता है तो वो इस्तेमाल कीजिए। ये कुल मिलाकर मान लीजिए ये उन सब का एक मिला हुआ मखलूत तरीका है। इसमें एक उस्ताद कभी कभार जो है अरबी में बात करता है, तो कभी कभार ट्रांसलेशन भी कर लेता है। ज़रूरत पड़े तो ऑडियो विजुअल एड्स का भी इस्तेमाल कर लेता है। इसमें कोई हदबंदी नहीं है। मिसाल जो लोग तरीका मुबाशरा इस्तेमाल करते हैं ना, डायरेक्ट मेथड, वो अपने आप को आजिज़ भी कर ले यार,
किसी भी तरह करके वो दूसरी ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, वो ट्रांसलेशन करेंगे ही नहीं। वो कहते हैं नहीं हम तरीका मुबाशरा इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट मेथड, हम अरबी के बगैर कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वो एक तरह से अपने आप को कैद कर लेते हैं। लेकिन तरीका इंतकाइया हमें ये कहता है कि जहाँ आपको लगे आप वो तरीका इख्तियार करें, कोई ज़रूरी नहीं किसी एक मेथड को आप फॉलो करें। हर जो मेथड है, हर मेथड में कुछ खामियां हैं तो कुछ खूबियां हैं। जो खूबियां हैं उनको इस्तेमाल करो, जो खामियां हैं उनको छोड़ दो। ये इनका इसका खुलासा है। और यही हमारे जो ये मेथड्स ऑफ टीचिंग अरबिक है, इसका भी यही खुलासा है। एक उस्ताद जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो वही जानता है कि उसके तलबा के लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा है। तो वो हस्ब ज़रूफ हालात के मुताबिक सही जो है तरीक़ेकार इख्तियार करेगा। और मटेरियल जो हमने तलबा तक पहुंचाना है, वो मुमकिन है कि वो कभी एक मेथड का मुतकाज़ी हो, तकाज़ा करता हो, तो कभी दूसरे मेथड का तकाज़ा करता हो। ठीक है? कभी ये होता है ना कि कोई मेथड है, मिसाल हम ग्रामर ही पढ़ा रहे हैं, तो उस वक़्त हमें मुमकिन है कि एक तरीक़ेकार का इस्तेमाल करना पड़े। फिर हम जब सेंटेंस पैटर्न डेवलप करना चाहते हैं तलबा में स्पीकिंग स्किल, तो मुमकिन है कि हमें कोई और मेथड जो है अच्छा लगे। हाँ, मिसाल तरीक़ा मुबाशरा, तो कभी वो तो कभी ये, या कभी ये है कि ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना पड़े। तो उस वक़्त जो है हमें उसी एतबार से मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है अगर आप ज़हन में रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला जब आप अरबी ज़बान पढ़ाएँगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप बतौर एक अच्छे उस्ताद सामने आ जाएँगे। तो चूँकि वक़्त एक बार फिर जो है ख़त्म हो चुका है, तो हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखें और सही तरीक़ेकार इख्तियार करके अरबी ज़बान के नश्र व इशाअत में अपना किरदार निभाने की तौफ़ीक बख्शे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।